हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो आपको एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट। यस, क्विकली कंफर्म कर देंगे योर ऑडियो वीडियो इज ओके। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपका कंफर्मेशन। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। Yes, do it quickly. Your audio, your video is accessible to you. तो ये कंफर्मेशन दे दीजिए क्विकली। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कंटिन्यू कर रहे हैं मॉड्यूल ए चैप्टर 1, जिसमें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम आगे चलेंगे। हमने लास्ट सेशंस में डिस्कस किए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 एंड 2। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले हम क्विकली उनको कर लेते हैं। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2? तो जो AS2 है उसका पर्पस क्या है? टू डिटरमिन वैल्यू एट विच इन्वेंटरीज आर कैरिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, to determine values at which investments are carried in the financial statement, to determine value at which intangible assets are carried in the financial statement, or to determine value at which property, plant and equipment are carried in the financial statements. So question number 1, what will be the answer? So read the question and then all options very carefully. तो पेपर में कोशिश करनी है कि आपने कोई भी आंसर केयरफुली रीड किए बगैर ऑप्शंस को आंसर नहीं करना है, ताकि हमारा स्कोर इंप्रूव हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 1, सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1? तो सभी कोशिश करेंगे आंसर देने की। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, इसका पर्पस क्या है? ये किस चीज के साथ डील करता है? सो ये डील करता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के वैल्यूएशन से कैसा ये डील करता है। और इन्वेंट्रीज में हम लेते हैं स्टॉक्स को, तो ये उसके साथ डील करता है। सो क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी फ्रेंड्स, व्हेन वाज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 फर्स्ट इशूड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 पहली बार इशू कब हुआ था? जून 1991 में, मार्च 2016 में, अप्रैल 2017 में, या इसको कभी इश्यू ही नहीं किया गया? सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, तो डी ऑप्शन तो रूल्ड आउट है। अब हमने डिसाइड केवल करना है कि इसको इशू कब किया गया था फॉर फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम इसको इशू किया गया था जून 1981 के अंदर, 1981 के अंदर। तो आंसर इज ए। सो 2016 में इसको अमेंड किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हु रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 इन 2016 फॉर एंटिटीज अदर देन कंपनीज? तो कंपनीज को छोड़ के बाकी एंटिटीज के लिए इसको 2016 के अंदर किसने रिवाइज किया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या काउंसिल ऑफ ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या दोनों ने इसको रिवाइज किया, या इनमें से किसी ने रिवाइज नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी। So what will be answer to question number 3? तो इसको किसने रिवाइज किया? फॉर एंटिटीज अदर देन कंपनीज।
यस, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स की। सो ध्यान रखना है, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री कंपनीज के साथ डील करती है। जो अमेंडमेंट कंपनीज के लिए किया गया था वो किया था कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA। और जो अदर देन कंपनीज किया वो किया था ICAI ने। तो अगर आप अपने नोट्स को निकाल करके देखेंगे तो उस केस में जो आंसर आप देंगे करेक्ट देंगे, एंड करेक्ट आंसर इज P, काउंसिल ऑफ ICAI। When is accounting standard 2 mandatory for entities other than companies? तो कंपनीज को छोड़ के बाकी एंटिटीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 मैंडेटरी कब बन जाता है? व्हेन इट इज मैंडेटरी। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इनको केयरफुली रीड करिए। सो व्हेन इट बिकेम मैंडेटरी फॉर एंटिटीज अदर देन कंपनीज। मैंडेटरी कब बना? अकाउंटिंग पीरियड कमेंसिंग बिफोर April 1, 2017, accounting period commencing on or after 1st April 2017, accounting period commencing on or after 30th March 2016, yeah, it is not mandatory for entities other than companies. Question number 4, read carefully and then try to answer it. सो लास्ट सेशन के अंदर ये सारे रूल्स हमने नोट किए हुए हैं। ओनली नाउ वी हैव टू रिकॉल देम टू आंसर देम। So I'm waiting for answer from all of you. Yes, very correct. तो आंसर B is the correct answer. तो अकाउंटिंग पीरियड जो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017 शुरू हुआ। क्वेश्चन 5, what is permitted method for inventory valuation when goods are ordinarily interchangeable? अगर गुड्स ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल हैं तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कौन सा मेथड यूज होगा? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, वेटेड एवरेज कॉस्ट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, और नन ऑफ दीज। तो किस मेथड को यूज करेंगे किस केस में, ये ध्यान रखना है। इन दैट केस वेयर गुड्स आर ऑर्डिनरली एक्सचेंजेबल, इंटरचेंजेबल हैं जहां पे। एक होता है ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल नहीं है, उसका मेथड अलग है, और एक है ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल है, उसका मेथड अलग है। क्वेश्चन नंबर 5, यस, मैं वेट कर रहा हूं सभी से इस आंसर की। यस, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर हमारा रहेगा C, वेटेड एवरेज कॉस्ट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो इस मेथड को हम यूज करेंगे वेयर द गुड्स आर ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 में इनमें से किसको कवर नहीं किया जाता? वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, shares, debentures, etc. held as stock in trade, inventories of livestock, agriculture, forest products, mineral oils, ores and gases, या सारे के सारे ही कवर होते हैं। So which of the following is not covered? Which is not covered? Question number 6. So what is the answer question number 6 के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारा जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा D, और D को भी हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि D के अंदर लिखा है कि ये सारे के सारे कवर्ड हैं, तो ये स्टेटमेंट इसके अंदर गलत स्टेटमेंट है।
तो ये कवर्ड नहीं है इसका, तो इसलिए इसको हम आंसर लेंगे ऑल द अबव। तो इनमें से कोई भी कवर्ड नहीं है, तो आंसर शुड बी डी फॉर दैट मैटर। लेकिन डी को, ये पार्ट को हटा करके चलिए अब हम आगे चलते हैं, तो नॉर्मल डिस्कशन में चलते हैं। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 किस चीज को रिलेट करता है? तो ये रिलेट करता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिपेयर करना। सो प्रेपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। preparation of cash flow statement and financial statements, इनको प्रिपेयर करने से रिलेटेड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। नो, कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने कैसे प्रिपेयर करना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड रिपोर्ट कैश फ्लोज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसका 3 तरह से क्लासीफाई होना है। So statement must report cash flows during period of financial statement। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली 1 साल के लिए बनाई जाती है नॉर्मली। सो 12 मंथ्स भी लिख सकते हैं, बट नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं। और देर आर सर्टन प्रोविजंस ऑल्सो जहां इट कैन बी मोर देन 12 मंथ्स ऑल्सो, और इट कैन बी प्रिपेयर्ड इवन बिफोर 12 मंथ्स। और जब कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो उसको हमने 3 सेगमेंट्स बनाने हैं। एक होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लोस, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कितने सेगमेंट्स होते हैं इसको। दूसरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे उसको 3 पार्ट में बना लिया जाएगा। ए पार्ट में हम लिखेंगे ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, उसमें फिर डिटेल लिखेंगे, और फिर बी पार्ट में हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, तो उसके हम डिफरेंट पार्ट लिखेंगे, और फिर सी में बनाएंगे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अगर पार्टी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नहीं है तो वो छोड़ दिया जाएगा, अगर पार्टी की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, अगर कंपनी की केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं तो केवल इसको लिया जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन के कंपनी की एक्टिविटीज क्या हैं, तो इनको हम सेग्रीगेट करेंगे 3 पार्ट्स के अंदर। तो इट विल बी सेग्रीगेटेड इनटू 3 पार्ट्स। Accounting standard prescribes a direct and indirect method of reporting cash flows। तो जो कैश फ्लोज हमने रिपोर्ट करने हैं, तो उस रिपोर्टिंग के 2 मेथड्स हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। तो इसको मिक्सअप नहीं करना ऊपर वाले सेगमेंट्स से, ये सेगमेंट्स डिफरेंट हैं, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेथड रिपोर्टिंग के ये डिफरेंट एस्पेक्ट है। Cash flow statement should disclose the components of cash and cash equivalent। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाएगा उसमें दोनों तरह का कंपोनेंट डिस्क्लोज किए जाएंगे। ये 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक कंपोनेंट है कैश कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट है कैश इक्विवेलेंट कंपोनेंट। कैश इक्विवेलेंट मीन्स जो कैश जैसा है, कैश नहीं है लेकिन वो कैश की तरह ही काम करता है, तो दैट इज कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट। आई होप एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सभी को हर चीज अच्छे से समझ में आ रही है और हर चीज को आप नोट कर पा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो क्विकली मुझे कंफर्म कर देंगे बाय पोस्टिंग, बाय टाइपिंग NQ, नो क्वेश्चन। सो कंफर्म कर दीजिए
बाय टाइपिंग नो क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। कर दीजिए जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं आपका। सो आई नीड दिस कंफर्मेशन, ताकि मुझे ये एश्योरेंस मिल जाता है कि आप हर चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करके लिख रहे हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म बाय टाइपिंग NQ इन द चैट बॉक्स। कर दीजिए सभी। यस, डू इट क्विकली। मैं वेट कर रहा हूं सभी की। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। क्विकली कंफर्म कर देंगे। ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म। मुझे ये कंफर्मेशन सभी से चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर, सो सभी कंफर्म कर देंगे। अब कैश में क्या क्या आता है? जब हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कंपोनेंट्स डिस्क्लोज करने हैं, तो कैश में क्या क्या आएगा? तो कैश में आएगा कैश इन हैंड, एंड सेकेंडली डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। सो बैंकों में अगर उस फर्म का करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट तो होता नहीं है, सो डिमांड डिपॉजिट्स में इस केस में करंट अकाउंट आ जाएगा। इंडिविजुअल्स के केस में जहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होते वहां पे सेविंग बैंक भी आ सकता है, लेकिन ब्रॉडली वी कैन से डिमांड डिपॉजिट। सो कैश में होंगे दो चीजें इंक्लूड, कैश इन हैंड प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। नो, कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट? कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा जिसको हम कैश जैसा मानते हैं? तो उनमें आ जाएंगे हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हाई लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना। सो जैसे लिस्टेड शेयर्स के अंदर रिप्यूटेड कंपनीज के लिस्टेड शेयर्स हैं, इनको बेच के कभी भी हम उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए उनको हम कहते हैं कैश इक्विवेलेंट। सो कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाई लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स that are readily convertible into known amount of cash, और उनकी वैल्यू में इनसिग्निफिकेंट चेंज होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होनी चाहिए उनकी वैल्यू फ्लक्चुएशन। Investments normally qualifies as a cash equivalent only when it has short maturity of say 3 months or less from date of acquisition। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, तो इस पर्पस के लिए शॉर्ट टर्म हम किसको मानेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब आप नॉर्मल शॉर्ट टर्म कहते हैं तो पीरियड इज अप टू 12 मंथ्स, लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के अंदर दिस पीरियड इज 3 मंथ्स और लेस, 3 महीने या उससे कम का ये पीरियड है। AS3 requires cash flows to be classified into 3 heads। सो 3 हेड्स में हम इसको क्लासीफाई करेंगे, जो बेसिकली हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो, एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो। और कैश फ्लो एक और पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। सो जब हम कहते हैं कैश फ्लो, सो कैश का ये फ्लो दो तरह का रहता है, एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो, दोनों इसके अंदर इंक्लूड हैं। सो इनफ्लो मीन्स
द कैश विच इज बीइंग रिसीव्ड, और आउटफ्लो होता है कैश विच इज बीइंग पेड। तो अगर गुड्स को सेल करके उनको रियलाइज किया गया तो ये रिसीट में आ जाएगा, इनफ्लो का पार्ट बन जाएगा। अगर टर्म लोन लिया गया तो वो भी इनफ्लो में आ जाएगा। लेकिन अगर टर्म लोन को रिपे किया गया तो फिर वो आउटफ्लो में आ जाएगा। एक्सपेंसेस को मीट किया गया तो वो भी आउटफ्लो में आ जाएगा। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये दोनों ही साइड्स को लिया जाएगा, इनफ्लोस को भी और आउटफ्लोस को भी। Cash flow associated with extraordinary items should be classified as arising from operating, investing or financing activities as appropriate and separately disclosed. So cash flow अगर extraordinary item से आता है तो डिपेंडिंग अपॉन कि उस आइटम का नेचर क्या है तो उसका क्लासिफिकेशन हम ऑपरेटिंग के तौर के ऊपर भी कर सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो कैश कहाँ से आ रहा है। इन्वेस्टिंग में भी कर सकते हैं और फाइनेंसिंग में भी कर सकते हैं, जैसा अप्रोप्रिएट हो। लेकिन उसका डिस्क्लोजर करना होगा कि हमने किस में क्लासीफाई किया और क्यों क्लासीफाई किया। सो दिस डिस्क्लोजर इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। ये डिस्क्लोजर एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। किन केसेस में डिस्क्लोजर चाहिए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर। चलिए, जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे, क्विकली कंप्लीट कर देंगे। सो हमारे कई स्टूडेंट्स बार बार ऐसी क्वेरी करते हैं कि क्या ये जो फ्री लाइव क्लास है यूट्यूब के ऊपर, तो क्या ये क्लास एग्ज़ाम को पास करने के लिए काफ़ी है? फ्रेंड्स, तो इसके लिए आंसर है नो। सो फ्री लाइव क्लास जो यूट्यूब के ऊपर हम कंडक्ट करते हैं एवरी डे, इट इज़ नॉट एनफ, क्योंकि इसमें हम सभी टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, जिनको हम कवर करते हैं तो वहाँ आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग उनमें बढ़ जाता है। सो सेल्फ स्टडी से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कंपेयर टू दैट, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग फ्री लाइव क्लास से जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग बेहतर है। तो अगर आपको एग्ज़ाम को पास करना है तो आपको फुल सिलेबस को कवर करना चाहिए, और ये आप IIBF की बुक्स से भी कर सकते हैं, और इसके अलावा वीडियो लेसन्स अवेलेबल हैं तो आप वीडियो लेसन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ हम आपको लो प्राइस्ड बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेसन्स प्रोवाइड करते हैं एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट, तो आप हमारी ऐप में उनको यूज़ कर सकते हो। तो लाइक डिसलाइक अभी तक सभी स्टूडेंट्स का नहीं हुआ, मैं वेट कर रहा हूं, तो लाइक डिसलाइक को क्विकली कंप्लीट कर दीजिए, डू इट क्विकली। सो कर देंगे लाइक डिसलाइक को कंप्लीट, आई एम वेटिंग फॉर दैट। उसके बाद हम आगे चलते हैं, कर दीजिए क्विकली लाइक डिसलाइक को। यस, डू इट क्विकली। नो, अब इसके क्वेश्चंस को कवर करते हैं। व्हाट इज पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। टू डिटरमिन वैल्यू एट विच इन्वेंटरीज आर कैरिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, to report cash flows during the period of financial statement classified by operating, investing and financing activities, to determine values at which investments are carried in the financial statement, to determine value at which intangible assets are carried in the financial statement। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 किसको रिलेट करता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन अब तो हमारे सामने ये। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर हम कर सकते हैं सभी।
तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द आंसर? सो यस, आंसर इज बी। तो कैश फ्लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीरियड के अंदर जो हम बनाते हैं रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर टू मेथड्स ऑफ रिपोर्टिंग कैश फ्लोज प्रेस्क्राइब्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के अंदर 2 मेथड्स अडॉप्ट किए हुए हैं। तो वो 2 मेथड्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे ये जो 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर यहाँ पे होना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये मेथड है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड, ये अक्रूल और कैश मेथड है, ये फिफो एंड लिफो मेथड है, और ये वेटेड एवरेज कॉस्ट एंड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है। तो कौन सा मेथड कैश फ्लो रिपोर्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है? विच ग्रुप इज करेक्ट आंसर? कौन सा ग्रुप करेक्ट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी क्वेश्चन, आसानी से हम इसको कर सकते हैं क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा हमने इसको स्टडी किया है। यस, आंसर नंबर ए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। व्हाट शुड बी कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्लोज अकॉर्डिंग टू AS3? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के मुताबिक सो कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। किस चीज़ को? कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या components of long-term liabilities. Question number 3. What will be appropriate answer for question number 3? Question number 3. What will be appropriate answer for that? So components of cash and cash equivalent. तो आंसर बी आएगा। कैश क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं? तो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। व्हाट डज कैश कंप्राइज ऑफ अकॉर्डिंग टू AS3? तो AS3 में कैश में क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं? तो ये हमारा ऑप्शन है, कैश इन हैंड ओनली, डिमांड डिपॉजिटेड बैंक्स ओनली, कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिटेड बैंक्स, और नन ऑफ दीज। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का? आपने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। तो यस, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर विल बी सी। आंसर विल बी सी फॉर क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के मुताबिक कैश इक्विवेलेंट में हम किसको कहेंगे? शॉर्ट टर्म हाई लिक्विड इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट रेडली कन्वर्टिबल इनटू कैश, लॉन्ग टर्म लो लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडली कन्वर्टिबल इनटू कैश, short-term high liquid investment that are readily convertible into known amount of cash and subject to insignificant risk, and finally long-term low liquid investments which are not readily convertible into cash. तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है इट इज मोर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? तो देखिए, कॉन्सेप्ट भी हो गया और कॉन्सेप्ट की हमारी टेस्टिंग भी हो गई। दोनों ही पार्ट्स हमारे कवर हो गए हैं। अब पेपर में कोई क्वेश्चन वो पूछेगा तो हमें ये भी पता है कि वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेगा। यस, आंसर इज सी, नो डाउट अबाउट इट। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू क्वालिफाई एज ए कैश इक्विवेलेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3? तो अगर किसी इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट के तौर के ऊपर हम क्लासीफाई करेंगे तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? तो उसका जो शॉर्ट मैच्योरिटी होगा 1 साल या उससे कम का, 6 महीने या उससे कम का, 3 महीने या उससे कम का, या 2 साल या उससे कम का। तो क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इजी क्वेश्चन। अब तो
सो पेपर में अगर इसको पूछा जाए और हम तैयार ना हो इसके लिए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। Question number 6. So what will be the answer for question number 6? Very easy question. सभी आंसर दे सकते हैं आई थिंक। यस, वेरी करेक्ट। तो इट इज आंसर सी, 3 महीने या 3 महीने से कम। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तो नेक्स्ट सेशंस में हम कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको इस लेसन के साथ रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने कमेंट्स को टाइप कर सकते हो। तो यू कैन आस्क क्वेश्चन थ्रू कमेंट बॉक्स ऑल्सो। और इस लेसन को छोड़ करके अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हमारी प्रोडक्ट्स एटसेट्रा को लेकर के, तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर ईमेल भेज सकते हैं। तो चलिए आज के लेसन को मैं वाइंड अप करता हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।